मनोरंजन नहीं किया जाता, जंग जीतने की रणनीति बनाई जाती है और ये हमारी रणनीति है। वीडियो में कही गई बातों का फोरम से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार है। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम जिम्मेदार नहीं हो। साथ में जो 3 लोग हैं, अंबानी, अडानी और लाला रामदेव, इन तीनों के जो उत्पादन है उनका पूरी तरह से बहिष्कार करना होगा। जहां भी रिलायंस का चिन्ह देखो उस दुकान को समझो है ही नहीं देश में। 8784 इनके जो है शोरूम्स हैं या इनकी दुकानें हैं, इनके स्टॉल हैं, जो रिलायंस डिजिटल के नाम से, रिलायंस स्मार्ट के नाम से, रिलायंस फ्रेश के नाम से जितने भी हैं और बिग बाजार हैं, कहीं भी उसमें सामान लेने मत जाइए। अगर आंदोलन में नहीं आ सकते इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सामान खरीदेंगे किसी और से खरीद लेंगे, किसी और दुकान से ले लेंगे साथियों। इसलिए रिलायंस का कोई भी उत्पादन खरीदना नहीं। साथ में जियो का जो सिम है वो सिम अगर उन्होंने पोर्ट करने बंद कर दिए हैं तोड़ के फेंक दीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। नया नंबर लीजिए, देश को बचाने की लड़ाई है, इसमें इतना बलिदान तो हम दे ही सकते हैं। नया नंबर लीजिए किसी और कंपनी का। साथ में जो पेट्रोल भराते हैं अपनी स्कूटी में, अपने स्कूटर में, अपनी मोटरसाइकिल में, गाड़ी में, ट्रक में, ट्रैक्टर में, बसों में, किसी भी रिलायंस के पेट्रोल पंप से मत भराइए साथियों। भराना किसी और पेट्रोल पंप से भराइए। साथ में जो अडानी है, अडानी का फॉर्चून जानते हो, फॉर्चून तेल, फॉर्चून आटा, फॉर्चून साबुन, बेसन, फॉर्चून उनका जो चीनी, जो भी कुछ फॉर्चून के नाम से है, पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। ये आंदोलन का इतना सशक्त माध्यम है कि इनकी कमर टूट के जा पड़ेगी और अंबानी, अडानी और लाला रामदेव की रीढ़ की हड्डी अगर टूट गई तो मोदी सरकार भी खड़ी नहीं रह सकती है। इस चीज को समझना जरूरी है। साथ में साथियों जो लाला रामदेव है उसका पतंजलि उत्पादन, पतंजलि और रुचि सोया का जो तेल है, आप जानते हैं कैसा खेल होता है, लोगों को पता नहीं होती। ये रुचि सोया किसी और की कंपनी थी और उस कंपनी ने हजारों करोड़ रुपया बैंक से लोन लिया और अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। तो एक एनसीएलटी है, नेशनल ट्राइब्यूनल है, जिसमें जो दिवालिया जो घोषित हो जाते हैं वो जाके वहां कहते हैं भैया हमारे बस की नहीं है, तो वो उसका रफा दफा करते हैं। उस एनसीएलटी में 4,500 करोड़ में लाला रामदेव ने ये रुचि सोया कंपनी खरीदी है। इसी रुचि सोया कंपनी का कोई तेल हो, कोई सामान हो, पतंजलि का हो, इनका पूरा बहिष्कार हमको करना है साथियों। ये हमारा एक बड़ा सशक्त माध्यम है। आजकल आपको अंबानी की चीख सुनाई दे रही होंगी, आ रही है ना अंबानी की चीख। अंबानी के 1.25 करोड़ से ज्यादा जो मोबाइल फोन है, जो सिम है, वो पोर्ट हो चुके हैं और आज की तारीख में वो नंबर 1 कंपनी नहीं है, नंबर 1 एयरटेल हो गई है। तो आप समझ रहे हैं। और अब वो चीख रहा जाके पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कह रहा प्रभु बचाओ, हम इस क्षेत्र में कभी व्यापार करने नहीं आएंगे। यहाँ का करा जाके मोदी से कहना जाके भैया हम नहीं आएंगे, हमारे पीछे काहे को पड़े। आप समझ, यही है असर, इसी असर से टूटेगा ये। इसका इतना जबरदस्त असर होगा, कोई हथियार इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, जो बहिष्कार का हमारा नारा है साथियों। एक चीज आपसे बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा, आप पहुंचाइए सबको। ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया, ये देश का मीडिया नहीं है, ये गुलाम मीडिया है, देशद्रोही मीडिया है, देशद्रोही मीडिया है, जो सरकार के झूठ को फैलाता है और किसानों के सच को और जनता के सच को दबा देता है, उसके विषय में गलत रिपोर्टिंग करता है। इसका भी इंतजाम करना है, पूरी तरह से इंतजाम करना है। इस मीडिया के लिए एक काम करना, केवल एक काम, लोगों से बोलो, कहो उनको, अपने दोस्तों को फोन करें, रिश्तेदारों को फोन करें, जानने वालों को बताएं। साथियों 1 साल के लिए, केवल 1 साल, नजारा देखो ना आप क्या होता है। मोदी जी ने लॉकडाउन करके 1 साल में देश का बुरा हाल कर दिया, तो हम भी 1 साल की बात करें। 1 साल अपने घर के टेलीविजन पर, टीवी पर ताला लगा दो, ताला। ये ताला लगते ही ये जितने भी मीडिया वाले हैं, और ये जो अंबानी जो बहुत बोल रहा है, रिलायंस वाला, क्योंकि रिलायंस के कितने टेलीविजन है आप देखेंगे, कितने इसके चैनल हैं। जो ईटीवी देखते हैं, ईटीवी उर्दू, ईटीवी हिमाचल प्रदेश, ईटीवी उत्तर प्रदेश, ईटीवी उत्तराखंड, ईटीवी ये इसी का, रिलायंस का।
कलर्स देखते हैं ना, कलर्स टीवी, ये इसी का है। और आप न्यूज 18 जो देखते हैं इसी का है, IBN 7 इसी का है। और यही इस देश को अपनी जेब में रखना चाहता है। तो अंबानी और अडानी और तेरे जो वो है खैर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सुन लो आप, इन सबको सबक सिखाने का, रास्ते पर लाने का और इस देश को बचाने का एक ही तरीका है, और वो है अपने घर में टेलीविजन पर ताला लगा दीजिए। 1 साल बाद देखेंगे कि क्या होता है। हम यहाँ मनोरंजन करने नहीं आए हैं, ये जंग है, और जंग में किसी भी हालत में मनोरंजन नहीं किया जाता। जंग जीतने की रणनीति बनाई जाती है, और ये हमारी रणनीति है। अब दूसरी बात पे आ रहा हूँ। गुमराह प्रधानमंत्री कर रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2022 तक। अब सारे के सारे समझदार लोग हैं, इतना तो समझते ही हैं, जोड़ घटा तो समझते ही हैं आप। प्रधानमंत्री कहते हैं 2022 तक इस देश के किसानों की आय दुगनी करनी है। और मैं आपको कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो इस देश के चंद उद्योगपति हैं, उनकी चौखट को जो वो सलाम करते हैं, उन उद्योगपतियों की माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से गुलामी कर रहे हैं, 2022 तक किसान की आय दुगनी की तो बात छोड़िए, जो है वो भी आय उसकी रहने वाली नहीं है। और मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूं कि कैसे नहीं रहनी है। अभी मैंने आपको बताया कि किसान को उसकी मर्जी नहीं है कुछ भी, उसकी मर्जी पूरी तरह से सिर्फ जो उद्योगपति है, जो व्यापारी, उस पर निर्भर है। तो जो व्यापारी अपनी छत पर उसे खाद, बीज, मशीन, टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड देगा, अपनी कीमत पे लेगा ना, हम कहीं से चाहे भी तो ले नहीं सकते। और MSP तो अभी नहीं मिल रही, और तब तो MSP का मतलब ही नहीं है। तो साथियों, खेती में जो लागत है वो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। और मोदी जी ने जो डीजल है उसको 74-75 रुपए कर दिया है। यही जो डीजल है, जो ये सरकार थी, इसके सरकार के आने से पहले 38 और 40 रुपए था। और ये डीजल भी तब किया है जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो पेट्रोल, जो खाते वो है क्रूड ऑयल है, यानी कच्चा तेल है, उसकी कीमत सबसे कम है, $50 प्रति बैरल। अब थोड़ा सा ध्यान कीजिए, जिस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इस देश में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत थी $150 प्रति डॉलर। और $150 प्रति डॉलर होने के बाद, $150 प्रति बैरल होने के बावजूद इस देश में पेट्रोल मिलता था 72 रुपए, जिस पे बीजेपी ने हल्ला मचाया, और डीजल मिलता था 38 रुपए। और आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $50 प्रति बैरल, और तेल, पेट्रोल मिल रहा है 84 रुपए दिल्ली में, और डीजल मिल रहा है 74 रुपए से ज्यादा है। तो जब लागत उसकी ज्यादा हो गई और किसान के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा, तो स्वाभाविक है कि खेती में उसकी लागत बढ़ गई। लेकिन उसकी सीमाएं हैं कि वो जो रेट उसमें तय हो गया, उससे ज्यादा मिलना नहीं है, सरकार का कोई संरक्षण मिलना नहीं है। और इसके अलावा अब एक उदाहरण देके बताऊंगा। अगर जिस समय किसान से उसकी फसल व्यापारी खरीदेगा, उसे चेक करेगा, उसको टेस्ट करवाएगा। आपने मध्य प्रदेश में देखा, अभी मध्य प्रदेश में इसी तरह से जो फसल है उसको चेक कराएगा। और जो फसल जिस ग्रेड या जिस क्वालिटी की बात कर रहे थे, उस लेबोरेटरी से जिसमें चेक कराएगा, एक बात यह है कि जो इसमें एक इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, एक तत्व इसमें होना चाहिए, वो इसमें नहीं है, इसलिए व्यापारी फसल नहीं लेगा, और सैकड़ों किसानों की फसल जो कि तो धरी रह गई। यह है सरकार का नतीजा। तो आने वाले समय में आप दोगुनी की बात कर रहे हैं, ये तो जितनी है फसल, जो कीमत है वो भी नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं किसान को वाकई में उसकी फसल, जो आप कह रहे हैं कि उसकी दोगुनी आय करनी है, तो मैं माननीय मोदी जी को एक सुझाव देता हूं, इसको समझे। नंबर 1, आप जो MSP है, उस MSP को 23 फसलों पर आप MSP घोषित करते हैं। सरकार 23 की 23 फसलों पर किसान को MSP दिलवाइए। नंबर 2, MSP भी वो दिलवाइए जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में
किसान की लागत और मेहनत सीटू उस पर 50% ज्यादा है। और इसको आप ऐसे समझे, अगर ईमानदारी से वो दिलवाई जाएगी तो जो गेहूं आज 1975 रुपए उसकी एमएसपी है, वो गेहूं उसकी एमएसपी निर्धारित होगी कम से कम 3000 रुपए। तो आप सरकार, मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार एमएसपी सीटू वाली जो स्वामीनाथन कमीशन की है वो दिलवाए। साथ में इस किसान में, इस देश में जितने भी किसान हैं, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, सभी किसानों का एक बार पूरी तरह से बिना किसी भेदभाव के कर्जा माफ कीजिए आप। और कितना कर्जा है मैं बता देता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तकरीबन 12 से 13 लाख करोड़ रुपया कर्जा है बस किसानों का। आप माफ कीजिए, आप किसानों की भलाई चाहते हैं ना, और आप माफ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इसका आपको कारण बताता हूं। यही सरकार है, और इससे पहले भी सरकार थी, जो यूपीए की सरकार थी कांग्रेस की, 2004 से ये सरकारें इन्हीं उद्योगपतियों को लगातार हर साल 5 लाख करोड़ रुपए का जो टैक्स है उसमें छूट देती आ रहे हैं। 5 लाख करोड़ एक साल में। और अभी तक आप लगभग 70 लाख करोड़ की उन उद्योगपतियों का जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप छूट दे चुके हैं। तो क्या आप इन किसानों को, जो देश का अन्नदाता है, जिसके दम पर कितने ही लोग जीवन यापन करते हैं, और इस देश की 70% आबादी किसानी पर आधारित है, इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 90 करोड़ लोग सीधे सीधे उस किसानी से जुड़े हुए हैं, या तो किसान है या किसान मजदूर है। अगर 90 करोड़ लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए आप एक बार किसानों का कर्ज माफ करते हैं, तो दिक्कत क्या है आपको? आप तो बड़े भले बनने चाहते हैं, किसानों का तुम बहुत भला सोचना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। और यही नहीं, मोदी सरकार ने तो इससे आगे जाके काम किया है। मोदी सरकार जब से आई है तब से लेके अब तक जो उद्योगपति हैं, न केवल टैक्स में छूट दी, बल्कि जो उनका कर्जा था, कर्जा जो इस देश के बैंकों से लिया, जो आपके हमारे पैसे से, टैक्स पेयर का पैसा था, वो कर्जा 7,95,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है मोदी सरकार ने। तो तुम उनका कर सकते हो, आप किसानों को नहीं कर सकते। आप ये चीजें सरकार को समझने की जरूरत है, और आपको भी समझने की जरूरत है। जो सरकार हमें बहकाने की, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है साथियों। तो मेरा कहना सिंपल यही है कि अगर इस देश में गुमराह कर रहा है तो वो मोदी जी है, और मोदी जी की सरकार बीजेपी और आरएसएस। और इसके साथ किसानों की दुगनी तो बात छोड़ दीजिए, जितनी है वो भी नहीं रहेगी, और पूरा देश गुलामी के भयानक दलदल में डूब जाएगा। इसलिए हमारी लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, देश को बचाने की लड़ाई है, देश के इस जनता को बचाने की लड़ाई है, अमीर गरीब सबकी लड़ाई है। और इसीलिए मैं बार बार सबसे निवेदन करता हूं, इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, साथियों, जो भी लोग, जहां तक भी मेरी ये बात पहुंचे, और जितने भी लोग यहाँ हैं उनसे निवेदन करूंगा इसको पहुंचाएं। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को भाग लेना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक दिन इस आंदोलन के लिए देना ही होगा। कोई इसमें किसी तरह की कोताही नहीं, एक दिन हफ्ते में दीजिए। हम कितना ही समय बर्बाद कर देते हैं, जो सोशल मीडिया है उस पर हम कितना समय बर्बाद करते हैं, कई बार ताश खेलते में, पिक्चरें देखते में, मौज मस्ती में। क्या आप एक हफ्ते में एक दिन नहीं दे सकते देश को बचाने के लिए, देश के अन्नदाता के साथ संघर्ष, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए देना होगा। अन्यथा अगर ये सरकार अपने काले कारनामों में सफल हो गई तो तुम्हें माफी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर कभी मौका मिलेगा आपके बीच में आऊंगा। मुझे मौका दिया, सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय बोले सोनिहाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।